हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सब वर्ग दसम के हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैनल पर विभिन्न वीडियो के द्वारा मैं आप सबों के सिलेबस को पूर्ण कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज हम सब यहाँ गद्य खंड पाठ 1 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आप सब यह देख लीजिए कि आप लोगों की जो पाठ सारणी है, विषय सूची, यदि नोटबुक तैयार करते समय जिसके पास भी पुस्तक उपस्थित ना हो तो यह गद्य खंड पद्य खंड सबको जानने में, पाठ को समझने में आप लोगों को सुविधा होगी। तो वर्ग दसम में कुल 29 पाठ हैं, जिसमें से 12 गद्य खंड यानी 2 पुस्तकें हैं, जिसमें से पहले पुस्तक में टोटल 24 पाठ है, जिसमें से 12 पाठ जो है गद्य खंड यानी कहानी में है। 12 पाठ देख लीजिए, यहाँ उनके लेखक का नाम भी आप लोगों को दिया गया है। और 12 पाठ जो है वो काव्य खंड है। तो देखिए 12 जो काव्य खंड है तो उसके भी लेखक का नाम और पाठ का नाम दिया गया है। उसके बाद दूसरी जो पुस्तक है द्वितीय हिंदी वर्णिका, उसमें कुल 5 पाठ है, जिसमें जो हमारे भारत देश के ही विभिन्न राज्यों की प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां देती है, महत्वपूर्ण सीख देती है हम सबों को। तो यह 5 पाठ जो है, जैसे श्रीनिवास जी की दही वाली मगम्मा, वो कन्नड़ कहानी है। 7 कोड़ी होता की ढहते विश्वास उड़िया कहानी है। ईश्वर पेटलेकर की माँ कहानी गुजराती कहानी है। सुजाता जी की नगर कहानी तमिल कहानी है। सावरदैया धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। और विभिन्न महत्वपूर्ण अनुवादकों ने इसे हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है, जो हिंदी पुस्तक में वर्णित है। वर्ग दसम के पूरक पुस्तक है यह। तो आज हम सब वर्ग दसम के हिंदी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप लोगों को पता ही है वर्ग दसम में मतलब जो पाठ लिखी जाती है, जिनके द्वारा लिखी जा रही है, तो उनकी जीवन रचनाओं को पूछा जाता है। जीवन रचनाओं से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले गए हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी। तो आप सब जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान के एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय इस जाति को अछूत की दृष्टि से देखा जाता था, और अपने जाति में यह एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए, और उच्च शिक्षा को इन्होंने अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। बड़ौदा के महाराज इन्हें छात्रवृत्ति देते थे, उस छात्रवृत्ति से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, और भारतीय संविधान को इन्होंने इतनी अमूल्य निधि प्रदान की कि इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम सब जानते हैं। उनकी इस अमूल्य कीर्ति की वजह से भारत सरकार ने उन्हें उनके मरने के बाद भारत रत्न जैसे एक महान विभूति से सम्मानित भी किए। तो भीमराव अंबेडकर जी की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे उनके पिता का नाम, उनके माँ का नाम, उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ आप लोगों को दी गई है। भीमराव अंबेडकर जी को धार्मिक, पौराणिक और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन था। वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के महान व्याख्याता थे। तो यहाँ देखिए उनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अंबेडकर जी चिंतन और रचनात्मक क्षेत्र में जितने आगे निकले, उनके आगे निकलने में 3 व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान था। और ये जो 3 प्रेरक पुरुष थे उनके जीवन में, वे थे बुद्ध जी, कबीर जी और ज्योतिबा फूले। तो उन्होंने
इन तीनों के दिखाए हुए राह को बहुत अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उतारा और उनके मार्ग पर ही अपने जीवन को विकसित भी किए। वे छुआछूत के भेदभाव को दूर करने के लिए जितनी भी कोशिशें हो सकी किए। संविधान में विभिन्न प्रावधानों को भी डाले। विभिन्न जगहों पर छुआछूत के कारण ही अपनी नौकरी का त्याग भी किए। अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। तो ये सब जो उनकी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं उनके महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त करती है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माँ भीमाबाई अपने पुत्र रत्न को प्राप्त कर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त की, क्योंकि ऐसे व्यक्ति संसार से तो कहने के लिए मर जाते हैं लेकिन अपनी अमर कीर्तियाँ छोड़ जाते हैं, जिनकी अमर कीर्तियों को हम सब हमेशा याद करते हैं। और इसी अमर कीर्तियों के कारण ही हम 14 अप्रैल को हर वर्ष भीमराव अंबेडकर के जयंती धूमधाम से मनाते हैं। देखिए यहाँ उनके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं यहाँ हैं। तो उन्होंने यह पाठ जो लिखा है जिसका शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक प्रसिद्ध भाषण से लिया गया, जिसे लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल में पढ़ने के लिए वार्षिक सम्मेलन में वहाँ जाकर उपस्थित होकर उसे पढ़ने के लिए उन्होंने लिखा था। तो भारत सरकार कल्याण मंत्रालय ने अंबेडकर जी के संपूर्ण लेखन को 21 खंडों में प्रकाशित किया। यह बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से प्रसिद्ध है। हम सब के लिए यह आज भी उपलब्ध है, हम सब इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके पिता एक सेना में सेवारत थे। बाबा साहेब के नाम से इनको उपनाम बाबा साहब मिला हुआ था। 1906 में 15 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की रमाबाई के साथ इनका विवाह हुआ। 1908 ईस्वी में उन्होंने 12वीं पास की। बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में वे पढ़े। उसके बाद 1912 ईस्वी में बीए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से उन्होंने ऑनर्स की, यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से। 1916 ईस्वी में पीएचडी से सम्मानित हुए, क्योंकि वह एक ऐसे शोध पर थे जो शोध व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाने वाली थी। 1927 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि उन्हें दी गई। बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, क्योंकि यह धर्म व्यक्तियों को भेदभाव से रहित ज्ञान देने की कोशिश कर रहा था। 1955 ईस्वी में भारतीय बौद्ध महासभा की उन्होंने स्थापना की, क्योंकि 1950 ईस्वी में श्रीलंका के बौद्धिक सम्मेलन में वो शामिल हुए थे और वहाँ उन्होंने जो भी भाषण सुने उससे उनका हृदय इस धर्म को अपनाने के लिए, कहा जाए तो इस धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो गया और वो इस धर्म को अपने जीवन में उतार भी लिए। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई और इनके मरने के बाद ही इन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न जैसे एक महान उपाधि से विभूषित किया गया। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो लिखा हुआ पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज हम लोग उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यानी उस पाठ के सारांश को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे यह पाठ आप लोगों को हिंदी की पुस्तक को समझने में, हिंदी भाषा को समझने में और वर्ग दशम के फर्स्ट पार्ट को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाए। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक है गद्य खंड के पाठ 1 का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो यह पाठ जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से उद्धृत है। यह लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने के लिए जाति पाति तोड़क मंडल में लिखा गया था। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस पाठ में उन्होंने बताया है कि किस तरह से जातिगत भावनाएं, जातिगत सोच व्यक्तियों के लिए एक बेरोजगारी,
बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी का भी प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी का जो प्रत्यक्ष कारण देखने को मिलता है वह यही है कि व्यक्ति इस तरह के विचार मन में रखते हैं। तो इस पाठ में कहा गया है कि विडंबना यानी एक उपहास की बात ही है कि इस युग में, इस आधुनिक युग में भी इतने पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति सब भी जातिवाद के पोषकों को माने हुए, यानी इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद जैसे भावनाओं को मानते हैं वे। और इस समर्थन में जो कुछ आधार है वो आधार भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पहला आधार दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज में, यानी आधुनिक सभ्य समाज जो है उस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है और जाति प्रथा इसी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं। जातिवाद के समर्थकों के इस तर्क के खंडन में भीमराव अंबेडकर जी अपनी आपत्ति बताते हैं और उसमें वे कहते हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। सभ्य समाज में क्या श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को अस्वाभाविक विभाजन तो नहीं करती क्या? भारत की जाति प्रथा जो है वो श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचे नीचे करार भी देती है कि वह अमीर है, वह गरीब है, वह बड़ा है, वह छोटा है। तो इस तरह का विचार समाज के विकास में, एकता के विकास में, भारतीय समाज सभ्यता संस्कृति जो है अनेकता में एकता के लिए जो पहचानी जाती है, क्या उस मार्ग में बाधक नहीं है? भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं या हम जो भी बनना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार बन सकते हैं। माँ के गर्भ में ही बच्चों के लिए यह फिक्स कर दिया जाता है या निश्चित कर दिया जाता है कि यह बच्चा जो जन्म लेगा वह अपने पिता के जैसे डॉक्टर बनेगा, वह अपने पिता के जैसे इंजीनियर बनेगा, वह अपने पिता के जैसे बढ़ई बनेगा। तो इस तरह की कुंठागत सोच क्या उस बच्चे के इच्छाओं को, उसकी रुचि को मार नहीं रही है? तो ऐसे बच्चे क्या कुशल कार्य को कर पाएंगे, अपनी क्षमता को विकसित कर पाएंगे? यदि वो अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पाएंगे, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर कार्य नहीं कर पाएंगे, तो टालू काम करते हुए क्या अपनी ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को, अपने विकास को कर पाएंगे? वह कभी नहीं कर सकते। भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं, उसके कार्य कुशलता या सक्षमता के आधार पर भी नहीं, जातिगत आधार पर करती है। और यही हमारे समाज की बहुत ही बड़ी बुराई भी है। भारतीय जाति प्रथा प्रतिकूल स्थिति में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती। यदि वह किसी एक काम को कर रहा है, यदि मान लेते हैं वह बढ़ई मिस्त्री का काम कर रहा है और आधुनिक युग में मशीनों का इतना विकास हो गया है कि हाथ से बने हुए चीज़ों का बहुत ज़्यादा पूछ नहीं हो रहा, हाथ से बने हुए चीज़ों को बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं खरीद रहे हैं, तो उस स्थिति में भी वो किसी दूसरे रोजगार को नहीं अपना सकता। तो इस तरह के जो पेशे हैं, इस तरह के जो व्यवसाय हैं, यह व्यक्ति को आगे बढ़ने देगी? उसके पेशे का निर्धारण जो पहले से ही कर दिया जाता है, उसकी अकुशलता के कारण वो भूखे मर जाने की स्थिति में ही न होगा। भारत में बेरोजगारी का यह प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो इस तरह यानी भारत से अगर हमें गरीबी और बेरोजगारी जैसी स्थिति को दूर करना है तो सबसे पहले जातिगत भेदभाव को दूर करना होगा। जातिगत भेदभाव जैसे इस सोच को, इस समाज में जो ऐसे पोषक हैं जो जातिगत भेदभावों को मान रहे हैं, वैसे पोषकों को दूर करना होगा उनके बीच। एक तरह से देखा जाए तो कोई व्यक्ति विशेष इस तरह की भावनाओं को नहीं अपनाता। उसकी सोच, उसके आगे बढ़ने की सोच, उसके लोभ, ये उससे ऐसा करवाती है। तो हम इस लोभ को छोड़ और स्वाभाविक विभाजन को छोड़ एक स्वाभाविक सोच पर अडिग रहे, अपने कार्य को करे, भारतीय समाज की प्रतिकूल स्थिति में व्यक्ति के पेशे चुनने के अधिकार को दे, तो हमारा समाज विकसित होगा। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा जो गंभीर दोषों से युक्त है, यह मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। व्यक्ति अरुचि और व्यवस्था से जो काम करते हैं, इससे उसका दिल और दिमाग काम में नहीं लगता, वे अकुशल सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या उसके इस अकुशलता के पीछे वे जिम्मेदार हैं या हमारी समाज की इस तरह की कुंठागत सोच भी और जो विचार है वे उन्हें निष्क्रिय बना रही है? तो उनके जीवन को भी विकसित होने दें, उनका भी संपूर्ण विकास करें।
यह आवश्यक है। तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यदि हमें आदर्श समाज की स्थापना करनी है, भीमराव अंबेडकर जी का विचार है कि यदि हमें आदर्श समाज की स्थापना करनी है, एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिस समाज में सभी व्यक्ति मिलजुल कर रहे, सबों का विकास हो, बहुविध हितों वाला समाज हो, सबकी भागीदारी समान रूप से हो, तो हमें 3 चीज़ों को आदर्श बनाना होगा, जिसमें से पहला है समता, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है भाईचारे। यानी दूध में जिस तरह से पानी घुल जाती है, उसी तरह से समाज में हमें अपने ऐसे अच्छे विचारों को घुलाना होगा। ऐसे अच्छे सोच को यदि हम समाज में शामिल करते हैं तो ही हमारा विकास हो पाएगा। भीमराव अंबेडकर जी के महत्वपूर्ण सोच सिद्ध हो सकेंगे। इस पाठ के कुछ निष्कर्ष है, देखिए यहाँ आप लोगों को यह पाठ और अच्छे तरीके से समझने में यह निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाठ का सारांश, निष्कर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप सब उम्मीद है कि इसे अच्छे से समझ सकेंगे, इसके द्वारा पाठ को अच्छे से समझ सके, जान सके और महत्वपूर्ण नोटबुक तैयार कर सके, जिससे आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लाएं। यह हमारी शुभकामना होगी। तो देखिए, आदर्श समाज के लिए जो सोच है उन्होंने शामिल किए और हमें निष्क्रिय बनने से, और निष्क्रिय जो व्यक्ति बन रहे हैं, आगे भावी समाज, भावी लोकतंत्र के जो नागरिक हैं, उन्हें भी विकसित होने के लिए जागरूक करना है और इस तरह की कुंठागत सोच को दूर करना है। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ पसंद आई होगी। इस पाठ का वर्णन जो यहाँ मैंने प्रस्तुत की है वो आप लोगों को समझ में आएगी। अगले वीडियो में आप लोगों को इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मिल जाएगा।